बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी और प्रोग्राम है फैसला आपका। और आप जो आज की सारी प्रोसीडिंग्स हैं, इस प्रोसीडिंग के हवाले से हम आपको बताते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है और ये तैनाती का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस है। इसमें कानूनी सुकुम मौजूद हैं और ये जो कानूनी सुकुम है इसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और उससे पहले के सवालात हम आपके सामने रखें, जो अहम रिमार्क्स हैं वो आपके सामने पेश करना ज़रूरी है। इससे पहले ये भी आपको बताती चलूं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के अंदर भी एक थोड़ा सा वाक़या हुआ है, लेकिन उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, पहले रिमार्क्स पे आते हैं और उस पर बाद में बात करते हैं। जो आर्मी चीफ की तौसीक का मामला है उसमें अदालत ने काफ़ी अहम रिमार्क्स आज दिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने चलते चलते कही, वो ये कही कि 3 बुनियादों के ऊपर आज हम ये बात कर रहे हैं। एक कानूनी नुकात है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, तकर्रुरी का तरीका कार है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, और वजूहात हैं। और हुकूमत से कहा कि आप कल इसकी तैयारी करके आइएगा, हम आपको मोहलत दे रहे हैं ताकि इस मामले को हम देख सकें। जो उन्होंने रिमार्क्स पेश दिए आज, उसमें उन्होंने कहा कि तरमीमी आर्मी रूल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लागू नहीं होता, आर्मी चीफ अफसरान से ऊपर है और ये एक अलग कैटेगरी है। लिहाजा जो तरमीम रूल आर्मी रूल में की गई है उसका इसके ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है। 255 में आपने तरमीम की जो कि आर्मी चीफ इस कैटेगरी में आते ही नहीं है और आर्मी चीफ का रेगुलेशन में कोई तस्करा ही नहीं है। वफाकी काबीना की तरफ से आर्टिकल 255 के तहत तरमीम आर्मी चीफ से मुतालिक नहीं, फौजी अफसरान से मुतालिक है और उन्होंने कहा कमांडर फौजी अफसरान से ऊपर होता है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती की सिफारिश की है और यह समरी में वजीर आजम ने सिफारिश ही नहीं की कि तौसी दें, यानी जो समरी पेश की गई है उसके अंदर ये सिफारिश ही मौजूद नहीं है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, जबकि जो समरी 255 में तरमीम की है वो तौसी के हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसे तयनात नहीं किया जाता जिस तरह से मुल्क के आर्मी चीफ को तयनात किया जा रहा है। आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया है। आपको कल तक का वक्त दे रहे हैं, हल निकालें, बसूरत दीगर हमने आइन का हल्फ उठाया और आइनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। ये कहा कि वजारत कानून ने लगता ऐसे है कि जैसे बड़ी मेहनत से केस को खराब किया है, हमें चेक कराना पड़ेगा कि डिग्रियां ठीक हैं या नहीं हैं। यह भी कहा कि आर्मी चीफ के हलफ में है कि अगर जान देनी पड़ी तो देंगे, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह भी है कि सियासी सरगर्मी में किसी सूरत वो शरीक नहीं होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लिया जाए। फिर यह भी कहा कि अगर जंग हो रही हो तो फिर आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट की आर्जी उसमें ताखीर की जा सकती है, उसको मौखर किया जा सकता है। जनरल 4 मरतबा 5 मरतबा खुद को तौसी देते रहे, लेकिन अब यह मामला वाजे हो जाना चाहिए कि यह तौसी क्यों मिल रही है। आर्टिकल 255 उन लोगों के लिए है जो सर्विस से निकाले जा चुके या रिटायर हो गए। इस आर्टिकल के तहत उनको वापस बुलाया जा सकता है, यानी कि जंग के हालात में। जो अहम सवालात आज के उसमें उठाए गए हैं, जिसपे आज हमने अपने कानूनी माहिरीन और जो तबसरा निगार हैं उनसे बात करनी है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल कहां मुकर्रर की गई, अगर मुद्दत का तयन नहीं तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी क्यों की जा रही है। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसर को किस कानून के तहत ओहदे पर बरकरार रखा जाता है या रखा जा सकता है। मुद्दत खत्म होने पर आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, फिर उसे दोबारा आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। क्या रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड जनरल को दोबारा आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, और अगर आर्मी चीफ की तैनाती हुकूमत नहीं करती तो फिर तौसी कैसे दे सकती है। आइन और कानून के किस शिक के तहत कवायद तब्दील किए गए हैं, यही वो सवाल हैं जो कि कल अदालत ने पूछे दोबारा, और जो मोहलत दी है जिसमें कि अब देखा जाए तो चंद घंटे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के खत्म होने में रह गए हैं और कल हुकूमत को अदालत को मुतमईन करना है। क्या होगा, क्या जवाबात हो सकते हैं, कानून क्या कहता है, आज की प्रोसीडिंग का जो हम क्या तज्जिया कर सकते हैं, जो आज की कार्रवाई हुई है। हमारे साथ मौजूद है जनाब सलीम साफी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्जिया निगार है, कॉलम निगार है। उनके साथ है जनाब आमिर मतीन साहब, हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी, तज्जिया निगार, तबसरा निगार। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब अकरम शेख साहब, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के कानून का, आइन के हवाले से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थोड़ी देर में इरफान कादिर साहब को फोन पे, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले शेख साहब आपके पास ही आना चाहती हूँ, ये जो आज की सारी प्रोसीडिंग्स हैं, इससे आपको क्या लगता है, ये हुकूमत कल के लिए खुद को
को तैयार कर पाएगी, और अगर करेगी तो किस बुनियाद के ऊपर करेगी? बहुत शुक्रिया आसमा। मेरा पहले दिन से ये ख्याल था कि जब ये 13 अगस्त को मैंने नोटिफिकेशन देखा इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ, तो मैं हज पे था, अब पाकिस्तान में नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। इट वाज ए काइंड ऑफ फर्स्ट लेटर साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर विदाउट अ समरी, और अपॉइंटिंग जनरल बाजवा एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर अनदर टर्म। नीचे दस्तखत अपने हैं वजीर आज़म जो कि इख्तियारी नहीं है। फिर उसकी बिना पे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आई वॉज स्टिल नॉट इन पाकिस्तान, आई वॉज इन हज। उसके बाद मैंने देखा तो उन्होंने सदर साहब को, उनको किसी ने एडवाइस किया कि आपको तो एडवाइस करना चाहिए, एडवाइस कर दिया उन्होंने। सदर साहब ने भी उनके एडवाइस पे अमल दरामद कर दिया, जो इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 48(2) जी एक है प्रोसीजर, एडवाइस जो है वो सदर पे बाइंडिंग है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया बगैर उस प्रोसेस को फॉलो किए जो सेटल्ड है पिछले 70 सालों से जी। तो सदर साहब ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने भी ये बॉदर नहीं किया कि वो देखें, एग्जामिन करवाएं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है और बहुत बड़े बड़े अफसरान, एक दो रिटायर्ड जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के इसी काम के लिए वहाँ काम करते हैं। बिल्कुल। उनको फिर ये निशानदेही किसी ने की कि इसमें आपने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली, तो उन्होंने फिर कैबिनेट से बाय सर्कुलेशन सबको भेजा 25 अरकान को। तो कल की हियरिंग में पता नहीं आप मौजूद थी या नहीं, थी जी। तो कल उन्होंने वो जो खुद अटॉर्नी जनरल साहब ने बगैर नोटिस के वो पेश हुए और कागजात जो पेश किए, तो उनमें से ये जाहिर हुआ कि 11 लोगों ने बाय सर्कुलेशन अप्रूव किया है। बिल्कुल। और 14 लोग जो हैं जी हाँ, उन्होंने कोई राय नहीं दी। अटॉर्नी जनरल साहब जिसके ऊपर आज फिर दोबारा भी पूछा कि उनकी राय को क्या करना चाहिए, उनकी राय मौजूद है कि नहीं है। चूंकि कल केस शुरू हो चुका था, तो कल उन्होंने ये सोचा कि ये क्या मसला है, हम सब कैबिनेट को बुला के सबके दस्तखत क्या उनसे अंगूठे लगवा लेते हैं। कल सारा दिन वो इस काम में लगे रहे। अब मसला ये है कि जो मैं तो बहुत एक हकीफ तालिब इल्म हूँ कानून का, मुझे 45-46 बरस हो गए वकालत के पेशे से जुड़े हुए, खासदारे वकालत और इसकी दश्त नवर्दी करते हुए। तो ये इब्तदाई बुनियादी सवालात में है, एक फंडामेंटल लॉ है जो सब्सटेंटिव लॉ है, उसके ताबे फिर एक कानून है जो बाकायदा पार्लियामेंट के मंजूर करता है। और ये जो रेगुलेशंस हैं ये तीसरे दर्जे का कानून है। ये जो रेगुलेशन 255 है ये ना तो सब्सटेंटिव लॉ और फंडामेंटल लॉ में आता है, और उनका ये आईनी पोजीशन है, आईनी हक जो है इख्तियार है वो मिलना चाहिए, रेगुलेशन में तो आता ही नहीं। पहली बात तो ये मैं अर्ज करूँ ना, ये बाज़ औक़ात फौज को रिटायर्ड अफसरान को बुलाना पड़ता है। इन्होंने रिसेंटली कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, चार्ज किया जी। अभी मैं एक केस कर रहा हूँ जनरल ज़हीर साहब का, वो हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने उसको कह दिया कि नहीं आप 16A के तहत नहीं इसको फारिग कर सकते, आप इसको समन कैसे किया, और अगर समन किया तो आप कोर्ट मार्शल करें। तो ये मिलिट्री लॉ से हम बहुत इब्तदा से डील, मैं आज तक कभी फौजी अदालत में पेश नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सटेंशन के मामले थे, जनरल मुशर्रफ के एक्सटेंशन का मामला, 2 ऑफिसर्स का मामला, उस दौरान में मैं उसको बहुत गहरे नजर से देखता रहा कि वो अपने आप को कैसे एक्सटेंशन दे सकते। अच्छा, अब ये मैं आपको सिर्फ एक बात करूँ, सब्सटेंटिव लॉ है आर्टिकल 243 जो इख्तियार देता है प्रेसिडेंट को ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट का, टू अपॉइंट, नॉट रीअपॉइंट। नो एंड अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन। उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो 52 का कानून बना, दिस इज ऑलमोस्ट द आर्मी एक्ट ऑफ 1931 जी हाँ, जो इंडियन आर्मी एक्ट था। मैं सर इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। आमिर साहब, आपको क्या लगता है ये एक नादानी है, गलती पे गलती है हुकूमत की तरफ से, या मतलब इसको और क्या कहेंगे आप? इसको मैं बड़े आसानी से एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी पिक्चर देखें अगर आप, तो ये अंग्रेजी में जो कहते हैं ना साइन ऑफ चेंजिंग टाइम्स, कि ये बदलते हुए हालात की निशानदही है
कि ये वाक़यात पहले भी होते रहे। ज़ाहिर है मुशर्रफ ने या ज़ियाउल हक ने तो अपने आप को एक्सटेंशंस दी, मगर ये 2010 में यही अदालतें थी, यही वकील थे, यही हुकूमतें थी, यही मीडिया था। मगर वो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने टीवी पे आके कहा कि मैं एक्सटेंशन देता हूँ और मैंने सदर साहब से मशवरा कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? वजह यह है कि उस ज़माने में ये बात नहीं की जाती, फौज के मतलब खबरदार कोई बात ना करे, उनके मतलब किसी की जरूरत नहीं होती। ये तो जनरल साहब हैं, कर्नल ब्रिगेडियर के मतलब मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा खबर दे दी थी कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब आपकी खबर से पता चल जाता है कि हमारी ये यूनिट कहाँ पे है, तो बुलवा लिया गया था। सो ये अभी बदल गए हैं हालात। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे अदारे जो है ना वो तगड़े हो गए हैं और वो खड़े होकर बात भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मीडिया में भी जाने। इस वक्त जो आप और मैं बातें कर रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है, आपको भी कोई डर नहीं है, इनको किसी को डर नहीं है। सो हर किस्म की बात हो रही है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी डिस्कस हो सकती है और चीफ जस्टिस की भी डिस्कस हो सकती है, हर चीज़ है। ये रूल ऑफ लॉ है। अब देखें ना, या तो हो बादशाहत हो, बादशाहत में एक प्रॉब्लम रहता है हमेशा रहा तारीख के अंदर कि जी सक्सेशन की लड़ाई, एकदम जो ही औरंगजेब मर गया तो बच्चों की लड़ाई शुरू हो गई, ये बादशाहतों का तरीकाकार था। तो अगर आपकी रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड अगर जमहूरियत है तो फिर कवायद कानून और आइन की ये कई सालों से, कई जो है ना दिहाइयों से लेकिन इसमें ये वायलेशन हो रही थी, वायलेशन हो रही थी। हाँ। ये किसी ने गौर नहीं किया था। बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने ठीक कहा कि ये माजी में कोई हमारे पास आया ही नहीं, ना आया नहीं, और अदालतों ने भी बाय द वे जो है कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, किसी ने तो ये तब्दीली है नए पाकिस्तान तब्दीली है कि हम बात कर रहे हैं तो हमें नजर आया कि ओहो ये तो 70 साल से गलत हो रहा था। Exactly. ये तो इसका कानून क्या है। तो जो आप पर हम सारी बातें कर रहे हैं कि जनाब अब ये तीन सवाल आ गए ना। पहला आ गया है कि जनाब तरीकाकार प्रोसीजर का मसला है, प्रोसीजर का मसला है। दूसरा इख्तियार का कि प्राइम मिनिस्टर का क्या इख्तियार है, जो कानूनी है बात कर रहे हैं, नहीं इख्तियार है कि वो रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एक्सटेंशन तो है नहीं, अब ये क्लियर हो गया कि एक्सटेंशन नहीं है, रीअपॉइंटमेंट है। रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि आइन के अंदर जो है इसके आइन खामोश है। अब खामोशी का क्या मतलब है कि एक अजम्पशन ये हो सकती है कि फाउंडिंग फादर्स ने एक्सटेंशन के लिए इसलिए कानून नहीं बनाया कि उनके लिए ये सोचना कि एक्सटेंशन देने का सोचा ही नहीं जा सकता था। एक आता है आदमी, एक सरकारी मुलाजिम आता है, अपनी वो पूरी करके चला जाता है। सो वरना अगर अच्छा आज उन्होंने साहब की भी बात की थी, तरमीम की भी उन्होंने बात की थी। अच्छा सॉरी, मैं इरफान कादिर साहब मैं आपके पास, अच्छा वो नहीं है अभी, दोबारा उनके पास जाएंगे। लेकिन साफी साहब जो बात कर रही थी, मैंने पूछा कि नादानी है, गलती है क्या, क्योंकि एक नोटिफिकेशन खुद चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं कि 3 नोटिफिकेशन आए हैं और हर एक की जुबान ड्राफ्ट ही अलग अलग है। इसको क्या कहेंगे? ये इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, गलती है, नादानी है, क्या है ये? देखिए किसी हद तक मखाफात अमल भी है। इनको मखाफात अमल नहीं, इनका मैंने आज दिन को एक ट्वीट भी किया था कि ये तब्दीली तो लाई गई थी पॉलिटिशियन को, पार्लियामेंट को और मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए, लेकिन वो कहीं आगे तक निकल गई, यानी उनको तो किया डिस्क्रेडिट। मसलन आप इस पार्लियामेंट को देखें, आप इस कैबिनेट को देखें, ये किस तरीके से बना है, ये इलेक्शन किस तरीके से हुआ, उस पे हमें कितनी बात करने की इजाज़त थी, किस तरह अपोजिशन के हाथ पांव बांधे गए, किस तरह यकतरफा एहतसाब हुआ। फिर उसके बाद आप देखें, उस रोज़ मैं एक देख रहा था, वो जो बिलावल साहब की नकल उतार रहे थे सामने हमारे स्पीकर साहब उसका वो हंस रहे थे ना। अब स्पीकर कई सियासी जलसों में, तो मैं उस वक्त किसी से कह रहा था कि इस वक्त 2 मनासिब एट ए टाइम डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये हम जब पहले रोना रो रहे थे कि देखिए उस तरीके से ना ये पार्टी बनी है जिस तरीके से पार्टियां बनती हैं, ना उस तरीके से ये पार्टी चल रही है जिस तरीके से पार्टियां चलती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है? ये तो ढकी छुपी बात नहीं, और ना उस तरीके से ये हुकूमत चल रही है जिस तरीके से एक हुकूमत को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलना चाहिए। ये सिर्फ इसका मामला नहीं है। आप देखिए इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान, पहले तो अभी यानी 2-3 दिन बाद उधर भी बहरान आने वाला है। हालांकि पूरा 5 साल किस चीज़ पे सियासत हो रही थी, स्ट्रांग इलेक्शन कमीशन फलां, 2 मेंबरान भेजे गए,
ऐसे मेंबरान भेजे गए, उसमें तरीक़ेकार को, लॉ को इतना वायलेट किया गया। आपको नाम याद है कि वो कौन थे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान? अनजान कहीं से इसी फरोग नसीम को पता नहीं किसने कहां से तमा दिए, और उनको ये भी पता नहीं था कि भाई ये अगले दिन जाके चीफ इलेक्शन कमीशन से कहा कि हम चार्ज लेना चाहते हैं। उनको ये भी इल्म नहीं था कि ये ओथ लेना होता है। अच्छा, इन्होंने वफाकी मुहतसिब का किया। उसमें क्या तरीके का उस रोज वो जो रेड क्रॉस तो होता है, तो हुकूमत है, हिलाल अहमद का, आदत हो गई है इस चीज की कि आप इदारों अब इसका मसलन इसमें आपने ये किया, तो नहीं है ये, आपने ये किया, अच्छे आदमी है, हमारे दोस्त है, कॉम्पिटेंट है, आपने पहला तो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरिट पे नहीं लगाया। वो जूनियर था, किसी वजह से आपका चहीता बना, उसने मरकज में ड्यूटी ही नहीं की थी। मसलन इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रोल को आप देखें, ठीक है। अच्छा, फरोग नसीम साहब, उसकी हिस्ट्री क्या है भाई? देख तो लो, उसने मुशर्रफ को किस अंजाम तक पहुंचाया था। उसने लिए इरफान कादिर साहब है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। आप ये एक लिस्ट आपकी जो है ना वो बड़ी लंबी है ये तो आते आते आएंगे फिर आमिर साहब से भी और शेख साहब से भी, लेकिन इरफान साहब हमारे साथ है। सर, आपको क्या लगता है आज की प्रोसीडिंग के बाद कि कल क्या हो सकता है, और खास करके आज बहुत सारी प्रोसीजरल मिस्टेक्स जो हैं वो बताई हैं आर्मी चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो आपकी आज की प्रोसीडिंग के ऊपर राय क्या है? जी, मेरी राय आज की प्रोसीडिंग्स पे ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो मुख्तलिफ फ्लॉज को पॉइंट आउट किया है, वो ये बावर कराना चाह रहे हैं हुकूमत वक्त को कि ये सारे प्रोसेस में जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो मिसिंग है। और जब कोई चीज जुडिशल स्क्रूटनी के लिए आती है और उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड मिसिंग होती है, तो इस तरह के एक्शंस कानूनी इस्तिलाह में हम आर्बिट्ररी एक्शंस कहते हैं। लिहाजा कोर्ट ये समझती है कि बजाय ये जो इरेगुलरिटीज में हुई हैं या जो कि तफसील जो दी गई है उसमें वो मंतक जो बयान किया गया है कि ये रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है वो ऐसी थी कि जरूरी हो गया था कि जनरल बाजवा को इसमें एक्सटेंशन दी जाती, तो वो भी कोर्ट ने कहा है कि बहुत वेग है, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी को जो एनवायरनमेंट है उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए तो फौज एज एन इंस्टीट्यूशन हमें जरूरत है। किसी इंडिविजुअल को तो आप इतना नहीं कर सकते कि एक इंडिविजुअल पे मुहित कर दें सारी सिक्योरिटी जो है मुल्क की और एनवायरनमेंट पे को। तो लिहाजा कोर्ट ने यहाँ पे ये बताया है कि जी ये जो डिसीजन मेकिंग सारी हुई है एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, ये चूंकि आर्बिट्ररी हमें नजर आ रहा है, तो आप हमें सेटिस्फाई करें ताकि हम कन्विंस हों कि ये आर्बिट्ररी नहीं है। और इसीलिए उनको कल तक का टाइम दिया है कि कल वो ये जो मंतक है जो अभी तक वो बयान कर रहे हैं, जो कि रीजनेबल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, जिसमें कि जस्टिस फेयरनेस नहीं है, जो तो इसलिए कोर्ट अब कोर्ट चाहता है कि उनकी कॉन्शियंस को हुकूमत सेटिस्फाई करे, क्योंकि जब कोर्ट में ये मामला आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि जी अब मामला जस्टिसएबल हो गया, तो जस्टिसएबल जब मामला हो जाता है तो फिर कोर्ट पे भी लाजिम हो जाता है, एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि कोर्ट अपनी कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करे। और कोर्ट ने उनको इसी तरफ इशारा दिया है कि आप इन तमाम चीजों पे हमें सेटिस्फाई करें, वरना कोर्ट ने इन अ वे इशारा दिया है कि वरना फिर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, फिर तो हम आपके फेवर में बात नहीं कर सकते। अच्छा तो, इरफान साहब, ये इससे पहले कि इस बात के ऊपर आऊं कि क्या हुकूमत अब भी मुतमईन कर सकती है, आज वो क्या ऐसी तरमीम ले आएंगे अचानक रात को कि वो जिसके तहत उनको कल अदालत कह दे कि बिल्कुल ठीक है, हम खुश हैं, मुतमईन हैं और हम ये तौसी करते हैं? देखें, अब तक जो हुकूमत ने जो तरामीम की है वो मैं समझता हूँ कि वो प्रोसीजरल है, वो सब्सटेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं इस केस के उस तरफ हुकूमत नहीं गई। और ये जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इन्होंने जो एड्रेस करने की कोशिश की है वो कॉस्मेटिक, वो एक किस्म के कॉस्मेटिक सर्जरी उन्होंने की है उन प्रोसीजर्स की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कोई रीजनेबल अभी तक नहीं समझा, उस मंतक को भी सुप्रीम कोर्ट उससे इम्प्रेस नहीं हुई। और सब्सटेंशली ये जो मैटर है वो ये है कि जनरल बाजवा साहब को क्यों उन्होंने कहा है कि इनको एक्सटेंशन दे, क्योंकि फिर ये भी तो सोचने वाली बात है कि आज तक आप नेवल चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, एयर चीफ को नहीं दी, सदर पाकिस्तान का एक टेन्योर मुकर्रर है, वजीर आजम का एक टेन्योर मुकर्रर है, इसका आज कहा चीफ जस्टिस साहब ने मुकर्रर है। तो ये जो एक एक्सेप्शन जो क्रिएट की गई है, एक वो क्या एक्सेप्शनल फैक्टर्स थे, कोर्ट को आप कॉन्फिडेंस में ले
उस पे अभी तक कोर्ट कन्विंस नहीं है। ये अच्छा, ये कैसे करेगी कोर्ट? फिर मैं शेख साहब से पूछूं कैसे कर सकती है? असल बात तो ये है कि पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा हो रहा है कि ये सारी हम बहस कर रहे हैं और अदालत ने इसको टेकअप कर लिया है। आप देखें कि जितने भी आर्मी चीफ हैं स्वाय वहीद काकड़ साहब की, सबकी अपॉइंटमेंट जब भी ये इशू आता है एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम एक कहने को एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमारे यहाँ वेरी वेल लेड डाउन होना चाहिए प्रोसीजर कि आइंदा के लिए ना सिर्फ इख्तियार, प्रोसीजर और जस्टिफिकेशन। जो ये कह रहे हैं कादिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें जस्टिफिकेशन देनी है और इतनी रीजनेबल नजर आए कि वंस फॉर ऑल ये तय हो जाए कि जनाब किसी को अगर एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए क्या क्या वजूहात चाहिए और जिससे कि कोर्ट तसल्ली हो जाए। पहली बात। दूसरी जो इन्होंने बात की है वो जो शेख साहब से ज़्यादा अच्छा ओपिनियन देंगे कि सब्सटेंटिव की तरफ गवर्नमेंट थोड़ी सी मुझे लग रहा है इसलिए घबरा रही है कि सब्सटेंटिव का मतलब ये जो मैं समझ रहा हूँ वो है आइन। जो सब्सटेंटिव जो कानून है वो आइन है, वही कह रहा हूं। तो आइन की तरमीम अगर करने की तरफ अदालत चली गई और ये अदालत ने समझा कि इसके लिए आइन में तरमीम करनी है तो जाहिर है आइन में तरमीम तो नहीं हो सकती। वो तो नंबर्स गेम वो नहीं है और वो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ तो छोटे कानून पास करने मुश्किल है। आइन की तरमीम की गुंजाइश निकली है इसलिए गवर्नमेंट उस तरफ नहीं जा रही है। यही वो बात है जो कॉस्मेटिक किस्म की तब्दीलियां हैं। अब मैं सॉरी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक से पहले यहाँ पे एक हमारे स्टूडियो में एक फट्टा भी गिर गया, उसको भी एडजस्ट हमने करना है। बड़े फट्टे गिर रहे हैं मुझे लगता है इस्लामाबाद में। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद कि हुकूमत ठोस इक़दामात कैसे ले सकती है इतने कम वक्त के अंदर। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब हम बहस कर रहे थे अभी, आमिर साहब और हम सभी पढ़ रहे थे, साफ़ी साहब आपसे चूँकि सुनना चाह रहे हैं कि अब इसका क्या ठोस इक़दामात से मुराद, अभी जैसे आमिर साहब ने कहा कि ये तो आईनी तरमीम नजर आती है, वो तो ये नहीं कर सकते। मेरी जो देखें जब कोर्ट ने कहा ना सब तीन मरहले हैं जी। सब्सटेंशियल पावर होनी चाहिए, प्रोसीजरल जो है मामला उसको आप कानून और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत तय करें और फिर इंटेंट बताएं कि मकसद क्या है, वो आला तरीन मकसद क्या है जिसके तहत फौज का अदारा तौकीर पाए, इज्जत पाए और इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो, फर्द की बजाय पूरे अदारे की। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को मौजूदा हुकूमत ने, आपको पता मैं तीसरी नस्ल का महाजर हूँ, महाजरीन की यानी अमृतसर के रेफ्यूजीज के यहाँ पैदा हुआ पाकिस्तान बनने के बाद, तो मेरा एक नेचुरली आई हैव लाइक वेरी फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी। हमें रेस्क्यू किया आर्मी ने अमृतसर से, जब मेरे ताया को कत्ल किया गया, मेरी बड़ी बहन को मेरी माँ की गोद में गोली लग गई हिजरत करते हुए, तो वी हैव ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस फॉर द आर्म फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स इट्स चीफ इज द कमांडर इन चीफ। लेकिन ये है कि पूरी एक फर्द की बजाय जो ढांचा है हमारा, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारी पॉलिटिकल टग ऑफ वार से पहले का बना हुआ 52 में और उसके बाद रेगुलेशंस, ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है। इसमें विजुअलाइज ही नहीं किया गया कि कोई रीअपॉइंटमेंट होगी उसकी वजह या एक्सटेंशन होगी इसकी वजह कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है जनरल कियानी की एक्सटेंशन फिर वो पिछले कानून के तहत क्योंकि आज 255 में हुई थी। अच्छा, वो भी 255 में इन्होंने वहीं से गलती खाई, इन्होंने देखा कि उसके को कागजात मंगवाए, वो 255 में हुई थी। अब देखें, वन बैड रॉन्ग प्रेसिडेंट डज नॉट सेट, तो इसका मतलब है वो इलीगल थी, वो भी अपॉइंटमेंट इलीगल अपॉइंटमेंट थी जनरल कियानी की। अच्छा, मेरा ख्याल ये है जस्टिस साहब ने कहा आज, हाँ उन्होंने कहा है कि माजी में कोई किसी ने देखा ही नहीं कि इसके पास कानून और कायदा मौजूद है कि नहीं है। लेकिन अभी तो सरे दस्त जो है वो तरमीम तो नहीं हो सकती ना, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं हो सकती, तरमीम नहीं हो सकती। फिर क्या होगा? आई मीन साफी साहब, अगर तरमीम नहीं हो सकती, शेख साहब ये कह रहे हैं और आमिर साहब भी, कि फिर उसके बाद ये तो फिर नहीं होने वाली बात है ना। अदालत ने ये डिटरमिन नहीं किया। अदालत ने अभी इनको कहा है कि आप सोल्यूशन लेके आए। दूसरा तरीका ये है कि ये अदालत से पूछ लें कि जनाब आप हमें गाइड कर दें, माजी में ये कोताहियां होती रही हैं कि आपके ख्याल में क्या बेहतर है। मगर
अगर अदालत इस तरफ चली गई कि ये आइनी मसला है और ये सब्सटेंटिव लॉ का मसला है और ये आइन की अंदर तब्दीली के बगैर जो है री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार नहीं है, तो फिर जो है एक मसाइल जो है ना बहरान ये बढ़ जाए। मगर हम एक बहरान की तरफ नहीं एक जो है ना, इसलिए आप पिछली गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट को इसलिए इतना ना ही मेरा ख्याल उतारना चाहिए कि सारी ही पिछली गवर्नमेंटें भी यही करती रही। और मैं अपने भाई सलीम साहब से कि ये पार्टियां कैसे बनी, इलेक्शन कैसे किए, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पार्टियां ऐसे ही बनी, नून लीग भी ऐसे ही बनी, क्यू लीग भी ऐसे ही बनी, 1990 का इलेक्शन ऐसे हुआ, 2002 का भी इलेक्शन ऐसे हुआ, ऐसे ही होता रहा। अब ये मैंने कहा ना, बदलते हुए हालात में अब वक्त बदल गए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि ये डिबेट हो रही है और बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रिंसिपल्स ले डाउन हो जाने चाहिए। लेकिन साफी साहब ये हुआ कैसे? आई मीन अगर आप तो जाहिर है बहुत जानते हैं कैसे हुआ कि इतनी बड़ी पहली बात तो ये है कि यकीनन मुस्लिम लीग नून इसी तरीके से बनी, मियां नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा इसी तरीके से हुकूमत में आए, भुट्टो साहब के बारे में भी ये बात की, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, मसलन अवामी नेशनल पार्टी इस तरीके से नहीं बनी है, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी इस तरीके से नहीं बनी है, जमात इस्लामी इस तरीके से नहीं बनी है, JUI इस तरीके से नहीं बनी है। एक तो ये फ़र्क भी है। दूसरा, उसमें भी एक तदरीज होता था। मसलन नवाज शरीफ साहब शायद इमरान खान साहब से कुछ ज़्यादा काबिल नहीं थे अगर दूसरे साइड पर देखें, लेकिन देखिए पहले सूबाई वज़ीर बने, फिर वज़ीर आला बने, फिर यहाँ तक आ गए वज़ीर आज़म बने। एक एक्सपीरियंस होता था, फिर उनके साथ लोग जो होते थे, ठीक है, हर पार्टी में आप देखें, पीपल्स पार्टी में बड़े उस तरह के लोग हैं। इन्होंने क्या किया है, इनमें जो उस तरह के मोतबर लोग थे जो हुकूमत और उसका जानते थे ना, मसलन इस पूरे मामले में परवेज़ खटक वज़ीर दिफा है ना, आप कहीं वो परवेज़ खटक के किरदार को देखते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ भी वो टॉकिंग टर्म में नहीं है, ठीक। अच्छा हाँ। दूसरा, वो अब इन्होंने क्या किया, जो शेख साहब ने बड़ी बहुत अच्छी बात, एक तो ये कि एक इंस्टीट्यूशन हमारे लिए अहम है अफराद से ज़्यादा, लेकिन एक फ़र्द इस वक्त इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहा है और आइंदा 3 सालों के लिए भी लीड करेगा। अब इस पे किसी ने सोचा है, भाई पहली बात तो ये है कि आपने उस 16 अगस्त या 19 अगस्त को क्या क़यामत आई थी कि जब आपने कर लिया। अच्छा, जब कर लिया, मसलन कोई 28 नवंबर नहीं था, कोई 27 नवंबर नहीं था, तो आपको प्रॉपरली इस मुल्क में अकरम शेख साहब जैसे लोग भी है, इसमें आमिर मतीन साहब जैसे लोग भी है, उनसे पूछ लें कि भाई क्या कानून है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है। वो पहला नोटिफिकेशन जब इन्होंने जारी किया प्राइम मिनिस्टर के दस्तखतों से, क्या इस पूरे उसमें कोई नहीं था? ये हम जैसे तालिब इल्मों को, रिपोर्टरों को ये बात पता है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके बाद देखें कि भाई कोई वो 26 नवंबर तो नहीं है कि आप रात को मिनिस्टरों को ईमेल के जरिए या उसके जरिए आप उनसे कंसेंट ले रहे हैं। अगले हफ्ते को कैबिनेट मीटिंग हो रही है, हर हफ्ते आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है, क्या वो क्यों नहीं थी? अच्छा, आपके ख्याल में क्या थी? यही तो हम हैरान है ना। अच्छा, फिर आज आप उससे देखें, ये कोई BRT का मंसूबा नहीं था, ठीक है, कि आपने चलो उसका वो हशर कर दिया। फिर आपके साथ इंटरव्यू में इस मुल्क के जो आईनी सरबराह है और दूसरा मनसब उस ये है कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की जगह पे बैठे हैं, आपसे कहा कि जी मेरे सामने तो आया ही नहीं है अभी तक, और ये 12 सितंबर की बात। अच्छा, वो फिर उधर से कोई उनको डंडा हुआ, कोई वो अगले हफ्ते फिर दूसरा इंटरव्यू दिया कि जी वो तो मैं पहले से दस्तखत कर चुका था। अब उस रोज फिर इन्होंने ये हशर कर दिया, ठीक है, वो आके अटॉर्नी जनरल ने तो उस रोज ये सारे कागजात उन्होंने सामने रखे ना, जिसके बारे में कोर्ट्स ने कमेंट। फिर कल आपके सुकरात और अफलातून दोबारा जमा हो गए, ठीक है, उन सुकरात और अफलातूनों ने आज फिर जो किया, उसका शेख साहब बैठे हुए थे कानूनी नुकात, तो ये समझते हैं कि एक जगह आपने एक्सटेंशन का लफ्ज लिखा है, दूसरी जगह रिएम्प्लॉयमेंट का लिखा हुआ है, और आइन कानून दोनों पे खामोश है, और कानून और आइन दोनों पे खामोश है आज उसका। तो यानी अच्छा, अब मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, अच्छा मैं assumption नहीं करना चाहती, मगर इतने इनकम्पिटेंट, इतने, मसलन आप इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, मैंने आपको बता दिया, आर्मी जस्टिस साहब ने फरमा दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, इस हुकूमत के पास क्या ये पाकिस्तान में कहतुर रिजाल था?
आपके पास कोई दूसरा वजीर कानून नहीं था। अच्छा, अच्छा, वजीर कानून था, अब ये कल आपके पास पूरे पाकिस्तान में दूसरा वकील नहीं है। आज उसका लाइसेंस भी नहीं है और आप उधर उसको फिरोज नसीम साहब का जैसे मैं दोबारा अर्ज करूं कि ये कोताहियां पहले भी होती रही हैं, किसी ने पकड़े नहीं गए। इसी तरह ही उनका भी, इनके उन्होंने अगर आजम खान साहब लगाए में 21वें ग्रेड में लाए थे, उस तरह ही उन्होंने भी फवाद हसन साहब 21 ग्रेड में रखा हुआ था। नरगिस सेठी साहब अभी 21वें ग्रेड में आई थी, उनके भी वजीर जो थे ना, एक चीज, एक ये जो डिबेट हो रहा है ना, जो डिबेट हो रहा है, डिबेट हो रहा है तो थैंक्स टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा खुद जानते हैं और मैं आप बतौर मीडिया पर्सन मुझे बताएं, इस हुकूमत में जितनी कदगने हैं, जितनी जुबाबंदी है, ये किसी एक हुकूमत में हमने देखी है? कभी भी नहीं। बस ये मगर एट द सेम टाइम मैंने कहा ये भी है, उनकी तरफ से बिल्कुल ऐसे है। पर अच्छी बात ये है कि आप और मैं उसके बावजूद, ये बिल्कुल कदगने हैं और बिल्कुल वो प्रेशर है, उसके बावजूद शायद अदालत ने बात की, शायद अदालत तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। अगर 19 अगस्त के बाद, अगर 19 अगस्त के बाद जमहूरियत होती और डिबेट होता ना, तो ये बहुत सारी चीजें 28 तक ना पहुंचती, ये रेक्टिफाई हो चुकी। मेरा ख्याल ये जो इशू है इसलिए भी बना है कि ये जो बहुत ज्यादा कदगने हो गई थी, ये जो प्रेशर आ रहे थे, ये एक रिएक्शन भी आया है, ये रिएक्शन है। मगर ये इन पाबंदियों के बावजूद आप और हम बैठे बात कर रहे हैं। मगर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं मैं आपको, वो ये कि आगे आपने कहा कि ये मामला जो है बहरान, ये बहरान जैसा अगर आप इसको बहरान कहेंगी कि ये अगर आ जाता है कि आईनी तरमीम इसके लिए ज़रूरत है, पहले से एक चीज़ मुख्तलिफ है। वो ये कि जब भी ये होता था सिरोही साहब के ज़माने से, आप देखिए ना, बीबी जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, सिरोही की अपॉइंटमेंट पे होगी, उस वक्त ये होता था कि लगता था कि इन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो कंट्रोवर्सी होती थी, लगता था कि वो नाचाकी फौज और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, यहाँ ऐसा नहीं है। पहली बार यहाँ ये नहीं है, दोनों एक ही सफे पे है, तो एक ही सफे पे होने के बावजूद उसमें इतनी गलतियां सफे के ऊपर गिर गई है। रुकावट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अब जो सवाल है कि 243, 255, इसके अंदर अगर तरमीम नहीं हो सकती तो अभी तकरीबन 16 घंटे बाकी रह गए हैं, तो फिर क्या करेगी हुकूमत? क्या कर सकती है? मेरा हुस्न ज़न ये है कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि अदारे की तौकीर को कायम रखने के लिए और जनरल बाजवा साहब की इज़्ज़त और उनके साथ जो अपमान हुआ है उसको उनको कंपनसेट करने के लिए ये उनको जो हमारा सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसके पोजीशन पे तैनात करें, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं और नया आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर करें और फ़ौज के अदारे को किसी भी नुकसान से महफूज रखें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं ब्रेक लूंगी। अकरम शेख साहब फरमा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आर्मी चीफ है वो रिटायरमेंट के बाद फायदा भी उठाया जा सके और हमारे जो कौमी अदारा है वो भी अपनी जो हमारे सरहदों की हिफाजत करता है, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत करता है, हम दुश्मनों के नरगे में गिरे हुए हैं। सब मेरे साथ वजीर दाखिला इंटरव्यू में कह चुके कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ओहदा खत्म कर दिया गया है। जी, वो दोबारा कायम कर रहे हैं, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कायम होना है। मैं ये कह रहा हूं कि उनको बाजवा साहब की किसी पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने इस पे डिसएग्रीमेंट नहीं शो किया। जी हाँ, उनके ऊपर किसी को तनाजा नहीं है। उनको मुतनाजा बनाया है तो हुकूमत ने बनाया है। तो सही है। लास्ट में कह दूं सिर्फ एक जुमला, बहुत अच्छी बात है कि ये मसला वंस फॉर ऑल इसके ले डाउन हो रहे हैं, असूल और ज़वाबित हो रहे हैं कि बड़ी अच्छी फ्यूचर में कभी ये मसला ना आए। एग्जैक्टली मैं उसूल और ज़वाबित तो किसी चीफ के मसले को मुतनाज़ा इस स्टेज पे बगैर किए बगैर भी आम हालात में पार्लियामेंट में बैठ के किया जा रहा था ना। 2 दिन से हमें ये कहा जाता है, आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में कल और आज इंडियन और उसकी मीडिया में क्या सुर्खियां लग रही है। और फिर ऐसे हालत में एक तरफ आप खुद हमें करें कि हमारा जंग में किसी अपोजिशन पार्टी ने एतराज नहीं किया, किसी मीडिया पर्सन ने इसको तनाज़ा नहीं बनाया, किन्होंने किया? इस हुकूमत ने। अच्छा, ब्रेक कर लेनी है, ब्रेक के फौरन बाद हम बात करेंगे कि कल कोर्ट ने वजूहात पे भी बात करनी है कि किन वजूह की बिना पर आर्मी चीफ को ही जो है वो दोबारा तोसी उनकी मुद्दत में देना जरूरी है या उनको रीअपॉइंट करना जरूरी है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है कि होगा क्या, और बड़ा अच्छा हल जो है वो पेश किया है जनाब अकरम शेख साहब ने कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिटायरमेंट के फौरन बाद यानी परसों लगाया जा सकता है। खत्म हो गई है पोस्ट तो दोबारा बनाई जा सकती है। तो अब आपके नजदीक शेख साहब क्या यही हल है, क्योंकि कल कोर्ट जो है वो वजूहात के ऊपर बात करेगी? देखिए आसमान, जो और क्या हुकूमत मुतमईन कर पाएगी? मैं अर्ज करूँ आपसे, पिछले 2 दिन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से बगैर किसी फरीक का ब्रीफ होल्ड किए मैं कागज पेंसिल लेके, आपने भी मुझे देखा, मैं बैठा रहा हूँ, मैं नोट करता रहा हूँ, और मैं हवाले कवानीन के हवाले मेरे साथ भी रखे हुए थे, मेरा स्टाफ मेरे साथ था। मुझे ये लगता है कि ना तो वो वजूहात की बिना पे मुतमईन कर सकेंगे, वाई जनरल बाजवा, वाई नॉट द इंस्टीट्यूशन, एंड देन फिर क्या मयार कायम करेंगे कि हर दफा कोई गलती ना हो पाए। देखे ना, हमने यहाँ वी हैव टू बी इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक, तजुर्बागार तो नहीं है, हमने अफराद की तकनीम करनी है और अदारों को मजबूत करना है। अभी देखिए, अभी बाजा साहब मुलाकात करके गए हैं जी। अब मुझे कोई ये नहीं है कि मेरा कोई जराए हैं या ना मेरे पास कोई चिड़िया है, मैं तो क्याफा कर सकता हूँ। जो है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अपने कुछ लोगों को ये इंटरप्रेट करने की वो रहम फरमाते हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि उन्होंने खफकी का इजहार किया होगा कि आपने मुझे खामखा इस तनाज़े में घसीटा, क्योंकि मैं तो ख्वाहिशमंद नहीं था। बिल्कुल, हाँ, आपने खुद मुझे ऑफर किया, हाँ, आपने खुद मुझे ऑफर किया, और उसके बाद फिर आप उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके, क्योंकि फौज ने तो कुछ नहीं, जनरल बाजवा ने तो कुछ नहीं करना था जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जनरल बाजवा साहब के साथ मैंने ऐसी नहीं जज्बाती तौर पर बात नहीं की, मैं समझता हूँ उनकी मासूमियत से फायदा उठा के हुकूमत के साथ ज्यादती। अच्छा, ये आप एग्री करते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत इतनी भी नाइव नहीं हो सकती कि उसको पता ना हो कि ये क्या है, और उन्होंने जान के आखिरी दिनों में ये किया। मैं ये समझ, मेरी देखिए, मैं आप कहते हैं इंटेंशनल, मेरा शुबा है, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा शुबा है, मेरी बात सुने, मेरा शुबा है। पिछले दिनों में वज़ीर आज़म 2 दिन की छुट्टी पे गए, ये खबरें आई कि जी उनको -1 का फार्मूला चल रहा है, ये खबरें आई कि जी कोई शायद अदारे की तरफ से कोई दबाव है। देखे ना, हम वी कैन नॉट रिमेन ऑब्लिवियस। पॉसिबल है कि हुकूमत ने इस नाजुक मरहले पे कि अच्छा ये बात है तो फिर हमारे पास भी कुछ है। देखे ना, अमकानात की, आई एम गोइंग फॉर ए वाइल्ड गूज हंट। ये ऐसी चेमगोइयां हो रही हैं। चेमगोइयां मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर है कि बात यह है कि यहाँ पे 3 पिलर है ना रियासत के, तो ये एक पिलर ने एग्जेक्टिव का ही ये इशू रह गया। इन्होंने एक तो पार्लियामान को निकाल दिया, दूसरा जुडिशरी की तरफ से ये भी रिएक्शन है कि जनाब हमारे से भी पूछ लें, हम भी तशरीह करने के लिए आइन के लिए बैठे हुए हों, और हम चौथा पिलर जो अपने आप को कहलाते हैं मीडिया, हम भी इसमें से आउट थे। तो ये सारे जो है, ये अच्छा है कि ये रियासत जो है उसके सारे पिलर जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। बुरी बात हो सकता है। कल क्या होगा? कल 2 क्वेश्चंस हैं, कल अदालत में 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आया ये आईनी तरमीम के जरिए होगा या कानून के जरिए होगा, ये अदालत ने फैसला करना है। दूसरा है इसकी जस्टिफिकेशन जब ये देंगे तो ये नहीं सिर्फ देखना कि जनाब इस दफ़ा ये तयन करना कि जनाब ये कहें जी बड़े बुरे हालात हैं, नेशनल सिक्योरिटी के ये ज़रूरियात हैं, कोर्ट के लिए बताना कि जनाब ये ठीक है या गलत है। इंपॉर्टेंट बात ये है पोस्टेरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए ये इस तरह के वो वजह असूल हो के प्रॉब्लम ना, क्योंकि ये माजी में आप याद करें हर दफा जब चीफ की रिटायरमेंट आती है, स्वाय काकड़ साहब की रिटायरमेंट पे वो वाहिद आदमी थे जब ये कंट्रोवर्सी नहीं होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इसको खत्म करना चाहिए, ये बात हो जाना चाहिए। बिल्कुल साहब का एक छोटा सा मैं लुकमा सिर्फ दे रहा हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसले हैं। रिसेंटली अभी 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला किया कि ये जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हैं, जो निचले अफसरान को गैलेंट्री अवार्ड्स देकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से आप सीनियर अफसरान के ऊपर कर देते हैं, उससे उनकी
एक ये जो लॉ एंड ऑर्डर की कोलैप्सिंग सिचुएशन है पूरे मुल्क में, जी हाँ, ये भी उसकी एक वजह है। अच्छा, फॉलोआउट की बात करी थी, मैं फॉलोआउट की बात फॉलोआउट ये है जी, द अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज बीन read, I have read it in the press, ठीक, कि 29 generals are going to be affected by this appointment. जो कि अब जाहिर है कि आपको क्या फॉल आउट लगता है पॉलिटिकली, सियासी तौर पे क्या असर? एक तो ये फॉल आउट के पहले से भी इस हुकूमत का जो इमेज बन गया है, और वो लोग कि जो उससे पहले बहुत बड़े इसके वकील होते थे और इसको लाने के लिए बड़ी उन्होंने तकदू भी की है किसी भी शोबे में, सियासत में, मीडिया में, और उन्होंने अपने अपने शोबों के वैल्यूज़ को भी पामाल किया। तो एक तो आप देख रहे हैं कि इतनी मायूसकुन कारकर्दगी है कि वो लोग भी, उनमें कोई अपने ऊपर लान तान कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अब उसके बाद अगर तो ये नाअहली है, ठीक, तो यानी आज जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा ना कि मुल्क के सबसे अहम मनसब से मुतालिक फ़ैसला, जिसमें आपके सब अहम दफातर प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट और लॉ मिनिस्ट्री ये इन्वॉल्व है, उस एक नोटिफिकेशन का जो इस हुकूमत के सामने था 19 अगस्त से लेके आज तक, इन 2-3 महीनों में अगर एक हुकूमत उसका हल नहीं कर सकी तो फिर एक मिनट जी, तो निकम्मेपन का हाँ, ये तासुर ज्यादा जाएगा। और दूसरा, अगर वो वाली बात हो जिसकी तरफ शेख साहब ने इशारा किया, यानी ये भी जहन कबूल नहीं करता कि यार कल के बच्चे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को भी अब 1.25 साल हो गया, सदर को भी हो गया, उनके साथ फरूक नसीम, बाबर आवान, इस तरह के लोग हैं, तो फिर ये ब्यूरोक्रेट भी, तो कैसे चलेगा निज़ाम कार? और आज ये काम नहीं हो सकता। तो अगर वो वाली कोई इंटेंशनली उन्होंने कोई की हो और उनको शक हुआ हो या फासले आए हो, तो फिर उस सूरत में भी बड़े रिपरकशन होंगे। बहुत शुक्रिया। असरात तो मुरतब होंगे हुकूमत के ऊपर, क्योंकि ये मामला कोई इतना सादा मामला नहीं है। ये किसी सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर की, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अपॉइंटमेंट नहीं थी। ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला था, जिसको के अंदर गलतियां हुई हैं या नादानियां हुई हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने एक जुमला कहा कि अगर इस काम में हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो फिर निज़ाम कार कैसे चल सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।